नमस्कार, लाइव लगातार देख रहे हैं आप और मैं हूं मंजुषा भारद्वाज। आज के हमारे खास कार्यक्रम हार्ड फैक्ट्स में हम आपके साथ लेकर आए हैं एक ऐसी खबर जिसने 2016 में हर एक मीडिया में अपनी प्रायोरिटी बना ली थी। चार लोग, चार ऐसी जिंदगियां जो देश के आम नागरिक थे, लेकिन समाज, कानून, पुलिस और मीडिया ने उन्हें आतंकवादी बना दिया। और उसके बाद नतीजा क्या होता है कि कोर्ट उन्हें यह कह देती है कि ये आतंकवादी नहीं, निर्दोष है। इसी पर आज हम गहन चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सुरजीत सिंह है। चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस पूरे मुद्दे पर परत बाय परत कि क्या कुछ हुआ था और कैसे कोर्ट ने उन्हें निर्दोष साबित कर दिया, और उसके बाद मीडिया में ये खबरें कितनी प्रायोरिटी से चलाई गई या नहीं चलाई गई। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद मंजूषा। 2016 में सर ये खबर सामने आई थी और चार लोग जमशेदपुर के थे। ये बताया गया कि इनका अलकायदा से कनेक्शन है और ये ट्रेनिंग लेकर विदेश से आए हैं, लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और आतंकवादी के नाम पे इन्हें 8 साल की जेल की सजा दे दी थी। क्या कुछ मामला था सर, इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये मामला जैसा मुझे याद आ रहा है जनवरी 2016 की है जी। उस वक्त मैं अखबार में था, प्रभात खबर अखबार में था और क्राइम बीट कवर किया करता था। एक रात एक खबर मिली कि एक मसूद नाम का आतंकवादी है जिसको जमशेदपुर की बिष्टुपुर पुलिस ने पूछताछ करके के लिए थाना पर बुलाया है और उसे अरेस्ट कर लिया है। उसके बाद लगातार खबरें आती गई और पुलिस अफसरों ने, पुलिस के सोर्स ने हम लोग को कई सारे इन्फॉर्मेशन दिए जिसको हम लोगों ने उस समय प्रकाशित किया था। अब उस केस में फैसला आया है। मुझे याद है उस समय कुल 4 नाम सामने आए थे। मौलाना अब्दुल रहमान उर्फ मौलाना कटकी, मौलाना कलीमुद्दीन और अब्दुल सामिर और अहमद मसूद अकरम शेख उर्फ मोनू। चारों मुसलमान हैं और इस देश के आम नागरिक। चारों न आतंकवादी थे और न आतंकवादी हैं। सरकार, पुलिस, सिस्टम और मीडिया ने इन चारों को आतंकवादी करार दिया। उनकी ज़िंदगी के 8 साल उनसे छीन लिए गए और ज़िंदगी को नरक बना दिया। वो चारों आतंकवादी नहीं थे। सिस्टम ने उन्हें आतंकवादी बताकर जेल में डाल दिया। मीडिया ने उसकी तस्वीरें छापी, दिखाई, आतंकवादी बताया। पुलिस ने जो गवाह इस मामले में बनाए थे वो सभी गौरक्षा समिति से जुड़े लोग बने थे। वो चारों जेल में सड़ते रहे और उनके परिवार के लोग बाहर समाज का नफरत झेलते रहे। इनने चारों के मान सम्मान, इज्जत, धन, परिवार सब पर आतंकी होने का ठप्पा लगा दिया गया। और अब 8 साल बाद कोर्ट का फैसला आया है कि तीनों आतंकवादी नहीं है। अब पुलिस, सिस्टम और सरकार सभी चुप है। सर, आतंकवादी होने का ठप्पा तो लगा दिया, किस आधार पर आतंकवाद होने का उनपे आरोप लगाया गया था? आधार तो कुछ होगा उनके पास। मंजूषा, जो कोर्ट का फैसला आए हैं और उससे जो पता चलता है ये सब जो है सो गधी गधाई बातें थी। मौलाना अब्दुल कटक का रहने वाला है। अहमद मसूद अब्दुल सामी और कलीमुद्दीन जमशेदपुर का रहने वाला है। ये वो वक्त है जब देश में नफरत बढ़ने का दौर चल रहा था। रघुवर दास झारखंड के मुख्यमंत्री थे और गेरुआ वस्त्र पहनकर गर्दन में सांप लगाकर खुद को हिंदुत्व का चेहरा बताने वाले डीके पांडे राज्य के डीजीपी थे। बिल्कुल। जो कोर्ट के केस से जो फैसला आया है, अनुसंधान, केस डायरी और पुलिस के अधिकारियों और गवाहों का बयान से अब पता चल रहा है कि उन चारों को सिर्फ और सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे आतंकवादी बनाया गया, केस बनाया गया। फर्जी गवाह, झूठे तथ्य के आधार पर तीनों को अलकायदा का आतंकवादी बताया गया। उस वक्त पुलिस और सरकार ने इस मामले को लेकर के खूब वाहवाही लूटी। जैसा मुझे याद है कि उस वक्त जो लोग इस काम ऑपरेशंस में शामिल थे, उन लोगों को कुछ पुरस्कृत भी किया गया था। एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन उस वक्त जो है सो और इसकी खूब जो है सो बड़ी तारीफ हुई थी। पूरे देश में स्तर पर ये चर्चा में खबर आई थी।
भाई पुलिस ने इन चारों को अलकायदा से तो जोड़ने के लिए चलिए उनको आतंकवादी करार दे दिया, साथ ही सबूत भी पेश कर दिया था। बहुत सारे सबूत पेश कर दिए गए कि इनके यहाँ से कुछ हथियार बरामद हुए हैं। साथ ही साथ आपने बताया कि गौरक्षा से जुड़े लोगों को भी उसमें शामिल कर दिया गया। और बात ये आई थी जब उसमें शामिल किया गया तो उसके घर के बाहर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको सबूत के तौर पर या साक्ष्य के लिए जिनको ये बनाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने गौरक्षा से जुड़े संस्था के लोगों को ही चुना ऐसा करने के लिए गवाह के रूप में। नहीं, उसमें क्या था मंजू साहब कि जब एक रेड हुआ मसूद के घर पे, उस वक्त घर के बाहर भारी भीड़ थी, लेकिन पुलिस को कोई गवाह नहीं मिला। पुलिस को जो 2 गवाह मिले वो कोर्ट में जीरा के दौरान पता चला कि वो गौरक्षा समिति के सदस्य थे। हाँ, ये घटना हुई थी। जी बिल्कुल। तो वही क्या, जो उतनी भीड़ थी जो देख रही थी कि क्या वहां पर छानबीन चल रही है, क्या कुछ सबूत यहाँ से ले जाए जा रहे हैं, क्या साक्ष्य ले जाए जा रहे हैं, तो क्या पुलिस की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि उन्हीं के बीच में से किसी को गवाह बनाया जाए? उनमें से जो कुछ गवाह बने उन लोग, पुलिस ने अपनी चार्जशीट में जरूर ये लिखा कि ये लोग जानते थे या मानते थे कि ये आतंकवादी है, कटकी आतंकवादी है, लेकिन कोर्ट में गवाही के दौरान उन्होंने बताया कि वो सिर्फ इतना जानते हैं कटकी है और मसूद हैं, ये लोग झाड़ फूक का काम करते हैं और लोगों को ठगते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं जानते। यहाँ तक कि जो पुलिस अधिकारी गवाह थे, जो पुलिसकर्मी को पुलिस ने अपनी कहानी में छापामारी दल में दिखाया, वो सारे लोग कोर्ट में जाकर के टूटने लगे क्योंकि सब पूरी की पूरी कहानी झूठ पे आ गई। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल इसी से था, क्योंकि जब देखिए गवाह जमा हुए, सबूत हुए, गवाह पेश किए गए पुलिस की तरफ से, तो जब कोर्ट में पेशी हुई तो बहुत सारे गवाह ऐसे थे जो पलट गए और वहां पर जाके मामला पूरी तरह से, जो पुलिस ने केस डायरी तैयार की थी, जो पूरा का पूरा ये लिखा था, उससे वहां पर बयान बिल्कुल बदलता हुआ नजर आया। क्या था ये पूरा? मैं बताता हूँ। मसूद के बयान पे 25 जनवरी 2016 को बिस्टू थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, 21/2016 जी, जिसमें कि पुलिस ने यह दिखाया था कि आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है और पुलिस की जो छापामारी टीम थी उसमें कुल 8 पुलिसकर्मी शामिल थे। मसूद के घर से जापान में बनी 9mm पिस्टल और गोलियां जब्त करने की बात पुलिस ने चार्जशीट में कही है। अहमद मसूद, राजू उर्फ नसीम अख्तर, अब्दुल सामी और मौलाना अब्दुल रहमान उर्फ कटकी को इस मामले में नामजद अभियुक्त बनाया गया। मौलाना कलीमुद्दीन को अप्राथमिकी अभियुक्त बनाते हुए आतंकवादी संगठन अलकायदा से संबंध होने और टेरर फंडिंग का आरोपी पुलिस ने बनाया था। इस मामले की जांच में 4 आईओ बने, ठीक है, और चारों ने उनको ये माना कि भाई ये टेरर फंडिंग में शामिल थे, आतंकी गतिविधियों में शामिल थे। पुलिस ने कोर्ट में 16 गवाह, कुल 16 गवाह पेश किए। इसमें 8 गवाह जो थे वो पुलिस के छापामारी में शामिल थे, 5 पुलिस अधिकारी थे जो कि आईओ हुआ करते थे, अनुसंधान करने वाले, और 2 स्वतंत्र गवाह। ट्रायल में यह बात सामने आया कि मौलाना जो आईओ अवध कुमार यादव है, मौलाना कलीमुद्दीन के घर कभी गया ही नहीं। किसी भी स्वतंत्र गवाह ने इस बात की पुष्टि नहीं की कि इस मौलाना कलीमुद्दीन के कब्जे से कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई थी, और मौलाना कलीमुद्दीन को वह पहले से जानता था, और जब उसे गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन लाया गया तो उसने पहचान की। इस बात की पुष्टि उन्होंने भी नहीं की। थाना प्रभारी जो उस वक्त जितेंद्र कुमार हुआ करते थे, उन्होंने कोर्ट में कहा कि उनको दिल्ली पुलिस की टीम से सूचना मिली थी कि धातकीडीह के राजाक कॉलोनी में कोई अहमद मसूद है जो कि आतंकवादी संगठन अलकायदा के लिए काम करता है, और इसी आधार पे उन्होंने सनहा दर्ज किया। एग्जैक्टली, वह शहर के अन्य लोगों को अलकायदा से जोड़ने का प्रयास कर रहा है, तथा इसी सूचना पे उन्होंने अहमद मसूद को बुलाया था। इसमें एक और बात करने की चीज है जिसको समझना चाहिए, वो ये कि अहमद मसूद को पुलिस ने थाना पे बुलाया, उससे पूछताछ की, उसके बाद उसको घर जाने दिया, ठीक है। 2 दिन बाद फिर से उसको थाना बुलाया और
उसको अरेस्ट दिखाया गया। उसके बाद उसके घर में छापामारी की गई और छापामारी करके एक अवैध हथियार दिखाया गया कि रिकवर हुआ। ये अपने आप में एक ताज्जुब की बात है कि कोई व्यक्ति जो आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ है उसको पुलिस बुलाया, पूछताछ किया, इसका मतलब वो सामने आ गई ना उसकी चीजें कि वो अब एक्सपोज हो चुका है कि वो आतंकवादी है, या पुलिस को कम से कम शक तो हो गया। वो फरार नहीं हुआ, ना ही उसने अपने हथियार को हटाया। ये अजीब, इसमें कोर्ट में भी इसको कुछ नहीं अभी तक, कोर्ट में भी जहां तक अभी तक फैसलों को पढ़ा गया है, कोर्ट में भी अभी तक वैसी कोई बात आई नहीं है। और वहीं अगर हम कोर्ट की बात कर रहे हैं तो देखिए कोर्ट में भी किसी भी स्वतंत्र गवाह ने ये नहीं कबूल किया है कि वो जानते हैं कि ये जो मौलाना कलीमुद्दीन था वो आतंकवादी था। स्वतंत्र गवाह की बात छोड़िए, या फिर जो पुलिस अधिकारी जो उस समय सोनारी थाना के तत्कालीन प्रभारी सुमन आनंद थे, उन्होंने कहा है कि वो मौलाना कलीमुद्दीन के घर नहीं गए थे। जी ठीक है, मौलाना कलीमुद्दीन से उनसे मिलने का पहला मौका मिला है इस कोर्ट में। दूसरे गवाह जो डीएसपी थे उस समय एटीएस में, अनुज उरांव, उन्होंने बयान दिया है कोर्ट में कि वह मौलाना कलीमुद्दीन के घर गए तो थे, लेकिन उनके घर की तलाशी नहीं ली गई, घर के सदस्यों से पूछताछ की गई थी मात्र। उन्होंने आरोपी मौलाना कलीमुद्दीन का बयान भी दर्ज नहीं किया। वो एटीएस के डीएसपी थे, उन्होंने सिर्फ कभी भी आसपास के मौलाना कलीमुद्दीन के घर के आसपास के लोगों का भी बयान कभी दर्ज नहीं किया। तो ये तो स्थिति इनकी थी। ऐसा लग रहा है कि सारी चीजों को एक कहानी बना करके उसमें लोगों को फंसा दिया गया, और आज सारे लोग 8 साल तक जेल में, 8 साल 10 महीना जेल में रहने के बाद सब लोग पता चल रहा है लोगों को कि वो आतंकवादी थे ही नहीं। उनका कसूर क्या था फिर, ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें जैसे कि इन आरोपों के चलते जो 4 लोग थे उनको व्यक्तिगत तौर पे, पारिवारिक तौर पे, सामाजिक तौर पर बहुत सारा कह सकते हैं जलील हुए, वो यातनाएं झेलनी पड़ी, तो उनके जीवन पे क्या इसका असर नहीं पड़ा? क्या पड़ा होगा? उसके जीवन पे, उसके परिवार के जिंदगी पे क्या असर होगा उसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते। उनकी सामाजिक जिंदगी तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई, उसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल, ये तो उन्होंने झेला है। घर का व्यक्ति आतंकवादी होने के आरोप में जेल चला गया जी। अगल बगल के लोग उनसे बात करना बंद कर दिए होंगे, समाज के लोगों ने उनको पूछना बंद कर दिया होगा, एक तरह से उनका तो बैकआउट हो गया होगा। वो शहर में निकलते होंगे सब्जी लाने, राशन लाने, या किसी रिश्तेदारी में, अल-कायदा जैसे आतंकी किसी रिश्तेदारी में, तो वो क्या कहते होंगे, ये देखो आतंकवादी का बाप जा रहा है, आतंकवादी का भाई जा रहा है, आतंकवादी का माँ जा रहा है। तो उस हालात को तो कल्पना हम लोग कर ही नहीं सकते। और डरे सहमे भी रहते होंगे, उनको ये बिल्कुल डरे समय रहते। वो जो समय था उस वक्त, जिस तरीके से एक नफरत का बीज बोया गया जो धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया अब भी आज तक, तो उसमें आप क्या समझते हैं कि वो सुरक्षित असुरक्षित महसूस तो करते ही, खुद वो सुरक्षित नहीं महसूस कर सकते हैं। इसमें मीडिया की भी काफी ज्यादा भूमिका रही थी। आप खुद शुरुआत किया आपने, तो आपने कहा कि आप उस वक्त प्रिंट मीडिया में थे। सिस्टम, सरकार, पुलिस और मीडिया को इन 4 लोगों के परिवार वालों से माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल। मैं चूंकि उस वक्त मीडिया का हिस्सा था, जो मीडिया इसकी रिपोर्टिंग कर रहा था, तो मुझे तो शर्म आती है। मुझे तो इस बात का शर्म है कि उस वक्त पुलिस सूत्रों से या पुलिस अफसरों से जो जानकारी मिली उसके आधार पर जो खबरें छपी थी वो जायज नहीं था। बिल्कुल। वो एक सनसनी पैदा किया जा रहा था, कराया जा रहा था, किया जा रहा था, और लोग आगे निकलने की होड़ में करते जा रहे हैं। तो बाकियों के बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे तो इस बात की पछतावा है। बिल्कुल। इसमें और भी बहुत सारे गवाह थे जिन्होंने कोर्ट में जाकर बहुत सारे कुछ कहे हैं, जैसे कि डीएसपी थे उस टाइम के, एटीएस के आनंद ज्योति मीन। मैं बताता हूँ उन्होंने क्या कहा। आनंद ज्योति मीन एटीएस के डीएसपी हुआ करते थे। उन्होंने तो कहा कि पहली बार मैं मौलाना कलीमुद्दीन से मुलाकात कर रहा हूँ, इससे पहले उनसे ना कभी मौका मिला था, ना ही उन्होंने कभी उनके घर पर जाने की जहमत उठाई थी या कोई पूछताछ की थी। इसी तरीके से मानगो थाना के उस वक्त प्रभारी हुआ करते थे, थाना प्रभारी फूलन नाथ, उन्होंने ये स्वीकार किया कि
मसूद का बयान उनके सामने तो लिया गया, लेकिन उन्होंने बयान में हस्ताक्षर नहीं किया था, जबकि उनको करना चाहिए था। कृष्णा मंडल एएसआई का बयान है कि उन्होंने भी उसके इकबालिया बयान पे मोहम्मद मसूद के इकबालिया बयान पर कोई हस्ताक्षर नहीं किया। सबसे मजेदार बयान है आपको डीएसपी जसिंता केरकेट्टा का, जिन्होंने कहा कि ना उन्होंने उनको गिरफ्तार किया कलमुद्दीन को, कटकी को, और ना ही वो उसके कभी घर गए। मौलाना के मदरसे में एक बार गया, इसके बाद मदरसे में कभी नहीं कहा। इसके बाद कोर्ट में बयान होता है, जो जांच अधिकारी, अंतिम जांच अधिकारी थे अवध कुमार यादव का, उन्होंने पारा 19 और 20 में कहा है कि पहली बार अभियुक्त कलीमुद्दीन को बर्मा माइंस थाना क्षेत्र में सुनसुनिया गेट के पास देखा था, वहीं से उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के समय मेमो ऑफ अरेस्ट एक भरा जाता है, जिसमें उन्होंने उसका कोई कारण नहीं लिखा, तो बिना कारण के अरेस्ट कर लिया। नहीं, मेमो ऑफ अरेस्ट कारण तो उनके पास है, लेकिन जो मेमो ऑफ अरेस्ट बनता है उसमें उन्होंने कोई कारण नहीं लिखा। ये सारी प्रक्रिया इन्होंने थाने में जाके की अपने गवाह के बीच में। पुलिस कर्मियों की गवाहों को आप देखेंगे, जो छापेमारी दल में और भी शामिल जो पुलिसकर्मी थे, उनकी गवाहों को देखेंगे तो बोलते कि हमको नहीं पता कि कब अरेस्ट किया गया, कहाँ अरेस्ट किया गया नहीं पता। इस तरह की चीजें करके जो अरेस्टिंग की गई और इन चारों के जिंदगी को नर्क बना दिया गया, ये इन चारों की कहानी है। बिल्कुल। तो देखिए, ये 4 लोगों की अभी तक की कहानी थी कि आखिरकार इन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया, इनके घर पे जो जांच हुआ उसमें क्या कुछ मिला, और कैसे गवाह बनाए गए पुलिस के द्वारा, और कोर्ट में जाकर कैसे एक एक करके गवाह उससे पलटते हुए नजर आए। चाहे वो पुलिस के गवाह हो, चाहे वो स्वतंत्र गवाह हो, हर कोई अपने बयान से पलटता हुआ नजर आया। कोर्ट में इस चीज को बाकायदा सुना गया और उसके बाद फैसला दिया गया कि ये आतंकवादी नहीं है। इस पे और भी हम बात करेंगे अगले एपिसोड में। हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर और कौन कौन से ऐसे गवाह थे जो अपनी बातों से पलटते नजर आए, इसमें मीडिया ने फिर से क्या कुछ कवरेज किया, कैसे इस चीज को बढ़ावा दिया गया, कैसे पुलिस ने एक एक करके सभी गवाहों के बारे में बताया, और इसमें एक को गुनाहगार माना गया, बाकी 3 को बरी भी किया गया, और जिसे गुनाहगार माना गया उसे भी आतंकवादी करार नहीं दिया गया था। किस वजह से उसे गुनाहगार माना गया, ये हम आपको दिखाएंगे अगले एपिसोड में। तो देखते रहिए लाइव लगातार। फिलहाल मुझे और सुजीत सर को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।